डियर स्टूडेंट्स, पीस पैरामेडिकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट मेरठ से मैं डॉक्टर हाशमी आपसे संबोधित हूँ। फ्लू से और अधिक बॉडी को इन्फेक्टिव करने वाला कोरोना वायरस से जूझती दुनिया और इस महामारी तथा विकराल प्रकोप से प्रभावित होते इंसान और अर्थव्यवस्था हमें झिझोड़ रही है कि इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए हम अपने अंदर स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी और करेंट मालूमात और तजर्बा हासिल करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। आप पीस पैरामेडिकल के माध्यम से विश्व के सबसे बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS द्वारा CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स करके बधाई के पात्र हैं। हम आपके प्रयत्नों की सराहना करते हैं। आइए आज मैं आपको पाठ्यक्रम के कोड नंबर 449 पार्ट 1 से कुछ प्रारंभिक बातें बताता हूँ। यह भाग आधारभूत जीव विज्ञान से है। देखिए, किसी बीमार मनुष्य का ट्रीटमेंट करने से पहले एक स्वास्थ्यकर्ता को मानव शरीर के अंगों और उनके फंक्शन को जानना जरूरी है। जैसे ये कि कोई मशीन है, वो मशीन कैसे खराब होती है, कैसे चलती है, उसका फंक्शन क्या है, यह जानना मशीन बनाने वाले के लिए आवश्यक है कि उसके एक एक पार्ट के संबंध में वो जानकारी रखे। इसी प्रकार जब मशीन रूपी इंसानी शरीर का ट्रीटमेंट करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो ज़रूरी है कि उसके शरीर को समझें। मानव शरीर विज्ञान को ह्यूमन एनाटॉमी और शरीर के क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी इज ए साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स और सिस्टम्स एंड फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एक्टिविटी, फंक्शन एंड मेकानिज्म ऑफ द ऑर्गन और सिस्टम्स। वैसे तो हमारे शरीर में मोटे तौर पर 10 तंत्र या सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे इंटेगुमेनेटरी सिस्टम जिसे त्वचा तंत्र कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम पेशी तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, यूरिनरी सिस्टम मूत्रीय संस्थान, इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र और न्यूरो सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, जिसमें से मैं आज आपके सामने पहले के तीनों तंत्रों के बारे में बात रखूंगा। मगर इन सिस्टम्स से पहले आइए जानते हैं कि इंसान किस इकाई से बना है। सोल, जिसे इमैटेरियल पार्ट ऑफ मैन या रूह या आत्मा कहते हैं, और जिसके आते ही शरीर जिंदा और निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। इसे अलग कर दें तो इंसानी जिस्म के निर्माण की इकाई सेल या कोशिका, जिसे उर्दू में खलिया कहते हैं, इससे हुई है। इसके मुख्य 3 भाग हैं। न्यूक्लियस, जिसको नाभिक कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। संक्षेप में आइए इन्हें हम समझते हैं। न्यूक्लियस यह कोशिका के बीच का भाग है जो कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें 46 यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 यानी 22 जोड़े ऑटोसोम्स और 2 यानी 1 जोड़ा क्रोमोसोम X और Y होता है। यही क्रोमोसोम जेंडर तय करते हैं, XY नर और XX मादा। रिसर्च का यह इतना लंबा चैप्टर है कि इस सब्जेक्ट पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक एंड द सेल इज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड जाइगोट। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम में दानेदार संरचना मौजूद होती है जिसे जीन कहते हैं। प्रत्येक जीन जिस्म के एक खास गुण यानी खूबी की नुमाइंदगी करती है। जीन का निर्माण राइबोन्यूक्लिक, जिसे RNA और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA से मिलकर बना है। साइटोप्लाज्म यह न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद सेमी सॉलिड पदार्थ है। इसमें असंख्य अति सूक्ष्म दर्शी कण मौजूद होते हैं, जैसे जूते के आकार के माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है, जो संग्रहित ऊर्जा यानी स्टोर्ड एनर्जी को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में बदलकर कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे लाइसोसोम, यह साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली छोटी रचना है जो पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं तथा प्रोटॉन एवं फैट का चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, यह प्रोटीन
लाइपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यह सेल को नियमित आकृति प्रदान करती है। यह साइटोप्लाज्म को अपने अंदर बंद रखती है। यह भोजन से पोषक पदार्थों को सोखती है। यह कोशिकांगों सेलुलर ऑर्गन्स की रक्षा करती है। यह सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है जिससे चयनित पदार्थ आर पार आ जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली अपशिष्ट पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित करती है। अब जरा टिश्यू के बारे में। एक खास तरह के काम को करने वाली अनेक सेल को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए स्किन तथा म्यूकस मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू ये दूसरा है। यह अलग अलग ऊतकों को जोड़ता है, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फैटी टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज यानी वसीय ऊतक। इनको जोड़ने वाला ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहलाता है। सी मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक ये संकुचित होती है तथा शरीर की गति मूवमेंट में मददगार होती है। डी नर्वस टिश्यू ये तंत्रिका ऊतक, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। यह संदेशों को ले जाने के लिए काम करता है। अब हम तंत्र या सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम अध्यवरणीय या त्वचा तंत्र। इसमें स्किन और उसकी सहायक इंद्रियों जैसे नाखून, बाल, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेक्रियस ग्लैंड्स वगैरह शामिल हैं। थोड़ा विस्तार से। स्किन के बाहरी हिस्से को एपिडर्मिक कहा जाता है। यह त्वचा की गहरी परत को डर्मिक कहते हैं। इसी भाग में पसीने की ग्रंथियां, तेल व चर्बी की ग्रंथियां और रोम का निचला भाग होता है। यहाँ नर्वस के फाइबर्स और ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एपिडर्मिस पैर के तलवों व हाथ की हथेलियों में सबसे मोटी और नेत्र की कॉर्निया में सबसे पतली होती है। एपिडर्मिस का पूरा रिप्लांटेशन 40 दिन में होता है। स्किन से पसीने के जरिए शरीर का गंदा पदार्थ बाहर निकलता रहता है जो बाहरी वातावरण से वाष्पित हो जाता है। फंक्शन ऑफ स्किन यानी त्वचा का क्या कार्य है? पहला काम है प्रोटेक्शन देना शरीर को यानी सुरक्षा। त्वचा शरीर की प्रथम सुरक्षित पंक्ति फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है। त्वचा शरीर में बाह्य जीवों जैसे जीवाणुओं को सीधे ही प्रवेश नहीं करने देती। त्वचा शारीरिक अंगों की बाह्य चोट एवं आघातों से रक्षा प्रदान करती है। त्वचा शरीर के बाह्य आवरण का निर्माण करती है। त्वचा का दूसरा काम है टेम्परेचर रेगुलेशन यानी मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली ऊर्जा को, ताप को नियमन करना। एक तंदुरुस्त और वयस्क इंसान का शारीरिक ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं मनुष्य एक समतापी प्राणी है यानी मनुष्य के शरीर का तापमान स्थिर रहता है यानी घटता बढ़ता नहीं। जब मनुष्य अधिक कार्य करता है या वातावरण में अधिक गर्मी होने पर शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने लगता है। इस अवस्था में त्वचा की सतह पर पाए जाने वाली स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की श्वेत की ग्रंथियां अधिक पसीने का श्रावण करती हैं यानी बहाती हैं एवं यह पसीना त्वचा से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तब वाष्प निर्माण में गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्पन से त्वचा ठंडी हो जाती है जिससे शरीर का तापमान मुनासिब बना रहता है। तीसरी बात यह है कि स्किन या त्वचा शरीर को आकार प्रदान करती है, प्रोवाइड शेप टू बॉडी। त्वचा शरीर का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती है तथा साथ ही शरीर को एक नियमित आकृति भी प्रदान करती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। त्वचा पूरे शरीर को आपस में बांधे रखती है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। त्वचा शरीर से पदार्थों का श्रावण व निर्माण भी करती है। त्वचा शरीर से पसीने को उत्सर्जित करती है जिसमें जल, यूरिया आदि शरीर से बाहर निकलते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियों से सीबम नामक तेलीय पदार्थ का निष्कासन होता है जो त्वचा की सतह को नम और चिकना बनाए रखता है। त्वचा में एक वसीय पदार्थ पाया जाता है
जिसे 7 डिहाइड्रोक्लोरेस्टेरोल के नाम से जाना जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। यानी 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरोल प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। इसका 5वां काम अवशोषण है, यानी त्वचा पदार्थों के अवशोषण का भी कार्य करती है। त्वचा एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो जल के लिए अवरोधन यानी बैरियर का काम करती है, लेकिन तेल, क्रीम और मरहम के लिए अवशोषण का कार्य भी करती है, यानी सोखती है। और इसका छठा काम स्टिमुलस रिसेप्शन भी है, यानी उद्दीपन को ये अपने अंदर सोखती है। त्वचा की परत अधिचर्म एवं चर्म की तंत्रिका यानी नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं, जो बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। त्वचा एक स्टोरेज भी है, यानी संग्रहण भी। त्वचा का एक मुख्य कार्य यह भी है कि यह खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है। त्वचा की चर्म के नीचे फैट का संग्रहण होता है। ये घाव को भरती भी है, वाउंड हीलिंग भी है। ये त्वचा में स्वतः ही घाव को भरने का गुण भी पाया जाता है। अब एक बात ये समझाना जरूरी है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए शरीर में एक सिस्टम है, जिसको हाइपोथैलेमस के द्वारा पहचाना जाता है कि तापमान में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ये इंसान के दिमाग में टेम्परेचर सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र भी हाइपोथैलेमस ही है। हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण न्यूरल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। हमारे शरीर की तंत्रिकाओं के माध्यम से शारीरिक तापमान में आए थोड़े से भी परिवर्तन को भांप कर फोर ब्रेन यानी मस्तिष्क का अगला हिस्सा, उसमें पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस को सूचना दी जाती है। अगर शारीरिक ताप में वृद्धि होती है या शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक होने लगता है, तो इस अवस्था में त्वचा की सतह पर पाए जाने वाली स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां अधिक पसीने का स्राव करती हैं, यानी बहाती हैं, एवं वह पसीना त्वचा से वाष्पन के जरिए उड़ जाता है तथा वाष्प निर्माण में गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्पन से त्वचा ठंडी हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान नियमित बना रहता है। तथा जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, अर्थात ठंड लगने की स्थिति हो जाती है, तो न्यूरल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा शरीर के नसों को सिकोड़ लिया जाता है, जिसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ठंड लगने की हालत में शरीर कांपने लगता है, जिससे शारीरिक पेशियों के द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है, जो शरीर के तापमान की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और शारीरिक ग्रंथियां जैसे अधिविक ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो ऊष्मा निर्माण में सहायक होते हैं। ये चीजें बहुत आवश्यक है ये जानने के लिए कि त्वचा का फंक्शन क्या है। आइए अब हम त्वचा से संबंधित कुछ और बातें जानते हैं। त्वचा के निचले हिस्से में बेसल सेल्स होते हैं और इसमें मिलेनिन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मिलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो त्वचा का रंग निर्धारण करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। मिलेनिन की अधिकता से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है और मिलेनिन की कमी होने पर त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। इसके अलावा इसी सिस्टम से संबंधित हमारे शरीर में रोम या बाल पाए जाते हैं। रोम का निर्माण एपिडर्मिस के अंकुरक स्तर यानी जर्मिनेटिव लेयर के अंतर्गत डाउन ग्रोथ के द्वारा होता है और इसकी वजह से हमारे शरीर की कुछ गंदगियां इसके जरिए से भी बाहर आती हैं। ये हेयर रूट, हेयर शाफ्ट और एरेक्टर पिली मसल्स से जो इन पेशियों का संकुचन करके किसी ऐसे समय में
जबकि डर हो या सर्दी हो, इस वजह से पेशियों का संकुचन करके इरेक्टर पीली मसल्स ये रोम को खड़ा कर देता है। गोया ये एक अलार्म होता है कि शरीर के लिए कोई अनहोनी सी बात होने वाली है। इसी तरह इसमें तेल ग्रंथि भी होती है और स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना की ग्रंथियां होती हैं। और इसी चैप्टर में नेल्स यानी नाखून भी आते हैं। नाखून के भी दो भाग होते हैं, एक है रूट यानी मूल और दूसरा नेल प्लेट। नेल प्लेट ऊपरी हिस्से को कहते हैं और जो अंदर धंसा रहता है गोश्त में उसको ल्यूनुला कहते हैं, जो आधे चांद की तरह से होता है। ये सारी चीजें हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं और नाखून ये जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। हाथ की उंगलियों के नाखून पैर की उंगली के नाखूनों की अपेक्षा जल्दी बढ़ते रहते हैं। ये उंगलियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे कि काम करने में उंगलियां फट ना जाएं, खराब ना हो जाएं। इसके लिए अगला भाग अग्रभाग कड़ा रहता है नाखून के कारण। आइए अब हम कंकाल तंत्र के बारे में, जो हमारे सिस्टम का दूसरा नंबर है, उस पर आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। इसके दो भाग हैं। एक्सल स्केलेटन, जो जिसे धड़ भी कहते हैं, ये हमारे सर का वो हिस्सा जिसको कपाल कहा जाता है, वो और जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है उससे हड्डियों का ढांचा बनता है और फिर पसलियां बनती हैं। ये सारे वो कैविटीज हैं जिनके अंदर हमारे खास खास अंग होते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से इसके विभिन्न भागों को देख सकते हैं। तो एक्सल स्केलेटन यानी धड़, इसमें 80 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। एपेंडिक्युलर स्केलेटन, जिसको उपांगीय कंकाल कहते हैं, हाथ पैर और पेक्टोरल गर्डल्स, कंधे या मेखला की हड्डियां, जिनकी संख्या 126 होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आइए हम देखें कि हड्डियां कैसे बनती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ बोन ये है कि ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर यानी जैव पदार्थ से और अजैव पदार्थ से मिलकर ये हड्डियां बनती हैं। जैव पदार्थ में कोलेजन फाइबर्स होता है जो कुल भार का 1/3 होता है और यह तंतुमय ढांचा उपलब्ध कराता है जिसमें लोच होता है और उससे हड्डियां अत्यंत मजबूत होती हैं। हड्डियों के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के जर्रात और उसके अंश विद्यमान होते हैं। यह हड्डियों के कुल भार का 2/3 होता है और यह एक आधार उपलब्ध कराता है जो कठोरता और सुगठता यानी खूबसूरती, उसको एक आकार प्रदान करता है। हड्डियां शरीर को आकार व बल प्रदान करती हैं। यह शरीर के भाग को जमीन पर आगे पीछे करने में भी अपना प्रभावी रोल अदा करते हैं। अस्थियां पेशीय क्रियाओं के लिए लीवरों का काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और वक्षीय अंतरंग को, यानी जो हमारे बदन के अंदर खास खास हिस्से हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिसे मस्तिष्क मेरुरज्जु कहते हैं, ये बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे शरीर का। और साथ में हड्डियों का जो पिंजरा सा बना हुआ है जिसमें पसली कहा जाता है, जिसको, उसमें फेफड़े होते हैं, उनको ये हड्डियां सुरक्षा प्रदान भी करते हैं।
और अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं, ये रक्त कोशिकाओं का, ब्लड कार्पस्क्लेस का निर्माण करते हैं। और ये हड्डियां जालिका अंतस्तर तंत्र, रेटिकुलो इंडिथेलियल सिस्टम के लिए स्थान उपलब्ध करते हैं। इसका मतलब है कि बाज हड्डियां खोखली सी होती हैं, उसमें हल्के सुराख होते हैं और वो अपने अंदर शरीर के निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें रखती हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस का भंडार, और स्कल की अस्थियों में आवाज की टोन को प्रभावित करने वाली हवा के कटोरे, नासिका के पास जो नाक होता है उसमें होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लंबी हड्डियों में प्रगंडिका, प्रकोष्ठिका, उर्विका, टिबिया, बहिर्जठिका हैं। ये सबसे ज्यादा लंबी हड्डियां होती हैं। हड्डियों से इंसानी जिस्म आकार के रूप में झुकता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, चलता है, और इसके अंदर एक तरह से तनाव पैदा होता है कि बदन के अंदर तनाव पैदा हो। अगर हड्डियां हमारे शरीर में न होती तो केवल इंसान लुंज पुंज रहता, जैसे कोई गठरी हो, जैसे गोश्त का बगैर हड्डियों के खड़े रहना और कड़ापन होना नामुमकिन है, उसी प्रकार से इंसान का बदन भी है। और इसमें वर्टिब्रा भी होता है जो कशेरुक होता है, और इसमें सेसेबोडी बोन्स भी होती हैं जो बीज के समान होती हैं, नसों में विकसित होती हैं। इनमें कोई पर्यास्थी कला नहीं होती और जन्म के पश्चात यह अस्थिर हो जाती हैं। ये दबाव को सहन करती हैं और कड़ेपन को कम बनाते हैं। बाज हड्डियां स्पंज जैसा काम करती हैं, जो कि इनमें खोखलापन होता है। हमें चाहिए कि हड्डियों को और मजबूत बनाने के लिए ऐसे पदार्थों को खाने में उपयोग में लाएं जिनमें तंतु ज्यादा हो और जिनमें कैल्शियम ज्यादा हो, और जो इन हड्डियों को मजबूत करने वाले भोज्य पदार्थ हों उनका इस्तेमाल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मस्कुलर सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। मस्कुलर, ये हमारे शरीर में 500 पेशियां हैं, और ये पेशियां हमारे शरीर के सभी संचलनों को निष्पादित करते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां मौजूद हैं, यानी 2 प्रकार के मसल्स काम करते हैं। एक है वॉलेंटरी मसल्स, जिसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये जो टिश्यूज हैं बहुत सारे सेल को बना करके, सेल के जरिए बने हुए होते हैं, जिसको ऊतक कहते हैं। तो शरीर में ऐसी पेशियां जो इंसान के इच्छा पर काम करते हैं, और कुछ पेशियां ऐसी हैं जो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, इच्छा पर काम नहीं करते। उनको कुदरत ने जैसे बना दिया है जिस काम के लिए, वो काम करते हैं। मिसाल के लिए हमारी ऐच्छिक पेशियां यानी वॉलेंटरी, जो विल के जरिए से, इच्छा के जरिए से नियंत्रित होते हैं। जैसे कुछ कंकाल पेशियां हैं, यानी जैसे कि हाथ है, पांव है, आंख है, कान है। ये पेशियां ऐसी हैं जो हमारे इच्छाओं से नियंत्रित होती हैं। मगर कुछ ऐसी पेशियां हैं जो हमारे इच्छाओं से नियंत्रित नहीं होती, जैसे उदर की पेशियां और सांस लेने की पेशियां, और बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जैसे फेफड़े हैं, किडनी है, ब्लड सर्कुलेशन है, यूरिनरी ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें, ये सारे ऑर्गन, ये इनवॉलेंटरी मसल्स से काम करते हैं।
यानी इसमें इंसान के चाहने से न ये रुकेगी और न अपना काम बंद करेगी। तो ये अपने आप काम करते रहती हैं जब तक कि इंसान को मौत ना आ जाए या कोई ऑर्गन डैमेज ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहते हैं। आइए जरा देखें कि मसल्स के हमारे फंक्शन क्या हैं। इनसे शरीर को आकार मिलता है, शरीर की सभी क्रियाओं को ये संभव बनाती हैं। मसल्स शरीर के आंतरिक संचलन को अंजाम देता है, जैसे हाजमा, जैसे सर्कुलेशन, जैसे ब्लड सर्कुलेशन या यूरिनरी ट्रैक्ट या पेशाब वगैरह, जिसमें किडनी काम करती है, और जैसे लीवर काम करता है, ये लंग्स यानी फेफड़े काम करते हैं। तो ये सब क्रियाओं को अंजाम देने के लिए डिफरेंट तरीके के मसल्स या पेशियां होती हैं जो इनको अंजाम देती हैं। पेशियां ग्लाइकोजन को भंडारित करती हैं, यानी अपने यहाँ इकट्ठा करती हैं, और इनका ऊर्जा के लिए शरीर के अनेक अंगों को फिर संचलन या सप्लाई करती हैं। और इसी प्रकार की तंत्रिका पेशियां हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये पेशी के बीच में मौजूद होते हैं, जहां मोटर नर्व पेशी में प्रवेश करती है, और ये चीजें दिमाग के द्वारा नियंत्रित होती हैं, इंसान के मस्तिष्क के द्वारा। तो ये पेशी तंत्र के बारे में था।